No, sir. No, sir. No, sir. and work of a system। देखो थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में भी हीट एनर्जी के बारे में भी स्टडी किया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स? कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट? Thermodynamics talks about the motion of heat. Yes, correct. Thermodynamics explain about the motion of heat. And what is the thermal properties? What we will study in thermal properties? Thermal properties में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Properties of heat in matter. Yes, correct. बिल्कुल सही। थर्मल प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ हीट, मतलब हीट किस मोड से फ्लो कर रहा है। यू नो दैट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, देयर आर 3 मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये बताया जाता है कि जो हीट एनर्जी जो फ्लो कर रहा है वो कितने रेट से फ्लो कर रहा है। रेट मीन्स वो कितना टाइम ले रहा है, कोई भी हीट एनर्जी फ्लो करने में कितना टाइम ले रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोग हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी। बट थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये बताया जाता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट एनर्जी, मींस हीट एनर्जी को फ्लो करने में कितना टाइम ले रहा है। अगर सपोज हीट एनर्जी फ्लो करने में कम टाइम ले रहा है तो इट मींस इट हैज अ रेट ऑफ हीट एनर्जी इज वेरी हाई। अगर वही हीट एनर्जी अगर फ्लो करने में ज्यादा टाइम ले रहा है तो इट मींस रेट ऑफ फ्लो एनर्जी इज लो। तो ये चीज ध्यान रखेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। एंड दिस इज नोन एज अ पावर ऑफ हीट। इट मींस यू नो वी विल डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ हीट। ओके, अब देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो आप ये बताइएगा थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द एनर्जी एंड वर्क ऑफ अ सिस्टम। ओके, मींस एनर्जी को कैसे वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, हाउ वी विल कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द वर्क। ओके, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसको वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यही चीज आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करना है। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, एनी एग्जांपल आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का बता सकते हो जिसमें एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है? एनी स्टूडेंट? Solar panels. सोलर पैनल, हाउ, कैसे? Sir, it takes sunlight and converts it into mechanical energy ओके, or बट electrical. As well. ओके, तो इसमें एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना सोलर पैनल में, बट हाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द वर्क, वर्क में कैसे कन्वर्ट हुआ? प्लीज explain how you say that energy is converted into the work. Any example in which you see that energy is converted into the work? आप लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हो, हम लोग हमेशा यूज करते हैं रोटेशन ऑफ फैन। रोटेशन ऑफ फैन। ओके, तो अगर मान लीजिए फैन अगर रोटेट हो रहा है तो बताओ उसमें वर्क कैसे क्रिएट हुआ? हाउ? ओके, सर इलेक्ट्रिकल बट एनर्जी टू यहाँ पे भी तो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना, वर्क तो क्रिएट नहीं हो रहा है। वर्क के लिए देखो दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारा ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर मान लो फैन अगर रोटेट कर रहा है तो फैन अगर रोटेट कर रहा है देन यू नो दैट दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फैन एक एक्सिस So के अबाउट रोटेट कर रहा है। बिल्कुल सही। when you push a block, it
involves kinetic energy in it. देखो So we can say a work is done. थर्मोडायनेमिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप लोग बाइक चलाते हो ना, बाइक स्कूटी या कार आप लोग चलाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उसमें पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल ना। तो जब पेट्रोल या डीजल जब बाइक में डाला जाता है, तो पेट्रोल या डीजल में कौन सी एनर्जी है, ये तो आप लोग को पता है, कौन सी एनर्जी है? कोई भी पेट्रोल या डीजल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, देन विच टाइप ऑफ एनर्जी इन पेट्रोल एंड डीजल? कैन यू टेल मी? पेट्रोल या डीजल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, करेक्ट, बिल्कुल सही। यू नो दैट पेट्रोल एंड डीजल इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल एंड डीजल इज अ हाइड्रोकार्बन, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन का एक चेन होता है ना, दिस इज ऑक्टेन। पेट्रोल या डीजल का जो साइंटिफिक नेम जो है, दिस इज ऑक्टेन, ठीक है। तो जब हम इसको अपने इसमें सोर्स में डालते हैं, यू नो टैंक, जिसमें पेट्रोल या डीजल को भरा जाता है, तो वो जैसे हम लोग किक मारते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ये जो पेट्रोल जो फ्यूल जो होता है, ये पाइप के थ्रू पिस्टन में जाता है। पिस्टन मीन्स इंजन में जाता है। तो इंजन क्या करता है कि हाइड्रोजन और कार्बन को ब्रेक कर देता है, और हाइड्रोजन और कार्बन जैसे ही ब्रेक होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एंड यू नो दैट दिस एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द वर्क, ठीक है। तो ये बाइक या कार का जो इंजन होता है, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ which working on the principle of thermodynamics, okay? I think everyone clear about it? सबको समझ में आ गया क्या? Yes sir. ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हो कि मींस पेट्रोल कार और डीजल कार, बाइक, स्कूटी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का काफी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लिया जाए कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में एक्सप्लेन कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ये पूरा हिस्ट्री यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दिया हुआ है। It was born in the 19th century as scientists were first discovering how to build and operate steam engine. देखो स्टीम इंजन जो था, ये सबसे पहला एक ऐसा इंजन डेवलप किया गया जो कि थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है, ठीक है। जैसे स्टीम इंजन में होता क्या है, पहले जैसे क्या होता था कि स्टीम इंजन जो होता था, जो हम लोग कोल यूज करते थे, तो कोल को हीट किया जाता था ना। जैसे आप एक पिक्चर देख रहे होगे, पुराने जमाने में कुछ इस तरह का ट्रेन यूज होता था। तो इस ट्रेन में क्या होता था कि जैसे हम लोग कोल यूज करते थे और उस कोल को हीट किया जाता था, और जब कोल हीट होता था तो उस हीट एनर्जी को वेपर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। मींस हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द वेपर एनर्जी, और उस वेपर एनर्जी को बहुत ही हाई प्रेशर पे कंडेंस किया जाता था, तो जिससे वेपर जो होता था वो आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो हीट एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में, थ्रू द वेपर एनर्जी, ओके। तो ये जो आप जो ट्रेन जो देख रहे हो, स्टीम इंजन ट्रेन, ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार यूज किया गया था इन 19th सेंचुरी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है कि विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन के बारे में किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था, किसने मतलब इसको इन्वेंट किया था? सर जेम्स वाट, करेक्ट आंसर। तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का यूज किया था, which is working on the principle of thermodynamics, okay. Thermodynamics deals only with the large scale response of a system which we can observe and measure in experiment. देखो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, ये हमेशा एक लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। इट मींस दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक का देखो मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अगर लार्ज स्केल में अगर यूज किया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम विच वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर इन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं,
ठीक है। अभी देखो ये सब चीज हम आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर शो करके हम आप लोग को केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी ये चीज हम आप लोग को हम लिख के भी समझाएंगे कि बेसिकली ये कैसे पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। अभी हम आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी आप लोग केवल ये पीपीटी देख लीजिए। पीपीटी एक बार हम एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम आप लोग को इसको हम लिख के हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए। In time, the picture of heat as a fluid was discarded in favor of the modern concept of heat as a form of energy. ठीक है, तो देखो ये चीज मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में जिस एनर्जी के बारे में स्टडी किया जाता है विच इज नोन एज अ हीट एनर्जी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी एंड दिस हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू नो दैट, जस्ट एज एग्जांपल अभी जस्ट मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में देखो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर एनर्जी। स्टीम इंजन में हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर एनर्जी। और जैसे अभी मैंने आपको पेट्रोल कार का एग्जांपल बताया, बाइक का एग्जांपल बताया, तो वहां पे हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ना। An Yes, sir. important experiment in this connection was due to Benjamin Thomson, also known as Count Rumford in 1798. देखो थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार जो एक्सप्लेन किया गया, दिस इज बाय बेंजामिन थॉमसन इन 1798। ठीक है, तो ये तो पूरा जो है थर्मोडायनेमिक्स का ये हिस्ट्री है कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में किसने एक्सप्लेन किया था और किस टाइम पे एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज देखो, ये सब चीज एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, there are three principal laws of thermodynamics which are described on separate slides. देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपको टोटल 3 लॉज पढ़ना है एंड ऑल दिस 3 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये तीनों लॉज आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। First law of thermodynamics is most important, and first law of thermodynamics you also study in chemistry. Chemistry में भी आप लोग को first law of thermodynamics पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स एक लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है, इसलिए इसको मैक्रोस्कोपिक साइंस बोला जाता है। It deals with the bulk system and does not go into the molecular constitution of matter. Okay, तो एक बड़े बल्क सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनिवर्स। इन द यूनिवर्स देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसका यूज नहीं किया जाता। अगर आप मॉलिक्यूलर थ्योरी में अगर हीट एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो आपका अगला चैप्टर आ जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको बताया जाएगा कि हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। बट थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। द एग्जांपल इज यूनिवर्स। ओके, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, अब हम इसको आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये चीज हम आप लोग को हम लिख के समझा देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अब देखिए, एक मिनट। तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में समझाया। दिस इज टेकन बाय द टू वर्ड्स थर्मल प्लस डायनेमिक्स। थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। It means that the branch of physics in which we study about the motion of heat energy from high temperature to the low temperature. Okay? तो सबको समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स? नो सर। ओके, तो अब देखिए, अब थर्मोडायनेमिक्स में अगला जो कॉन्सेप्ट है, डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि आपको यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना है।
यूनिवर्स के बारे में तो सबको पता होगा, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग यूनिवर्सल थ्योरी पर ही हम लोग पढ़ते हैं। यूनिवर्स मतलब एक ऐसा लार्ज सिस्टम जिसमें हम लोग प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यू नो दैट दिस इज द यूनिवर्स। और देखो ये जो यूनिवर्स जो है ये दो चीज से मिलकर के बना हुआ है। पहला होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। यूनिवर्स हैज टू पार्ट्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, कोई प्लीज एनी स्टूडेंट कैन गिव द एग्जांपल ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हिच इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। कोई बता सकता है? Any student? So can you repeat? Any student who give the example of system and surrounding in our universe? The solar system. Yes. तो सोलर सिस्टम में सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है? Sir, the system is the system of the star in the Okay. center and the planets. ओके, और And उस surrounding is the स्टार के अबाउट space. सराउंडिंग क्या है? Sir, the planets, the space. ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे स्टार, यू नो दैट स्टार इज अ सिस्टम, और उस स्टार के चारों तरफ जो आपका जो चारों तरफ जो यूनिवर्स जो फैला हुआ है, यूनिवर्स में मतलब ये स्टार जहाँ पे बिलोंग कर रहा है उसके सराउंडेड जो आपका जो होता है वही क्या है? सराउंडिंग। ओके, देखो जरूरी नहीं कि हम लोग स्पेस की बात करें या गैलेक्सी की बात करें। यूनिवर्स जो होता है ये एक छोटे से छोटे पार्ट में भी एग्जिस्ट करता है। वो डिपेंड करता है कि आप मतलब आप किस ऑब्जर्वर का बात करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्थ, यू नो दैट अर्थ इज आल्सो अ सिस्टम। अर्थ भी एक सिस्टम ही है। क्यों? अर्थ जो है, अर्थ भी तो एक सिस्टम ही है ना, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग करते हैं और जिसमें मतलब पेड़ पौधे, जानवर, तरह तरह की चीजें जिसमें बिलोंग करता है, जो मतलब अंडर द ऑब्जर्वेशन है। सिस्टम एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें एवरीथिंग हैज अ अंडर ऑब्जर्वेशन। यू नो दैट ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो अंडर ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन बीइंग्स को भी हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। या सपोज अगर मान लो हम किसी एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बताओ एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल को भी तो ऑब्जर्व किया जाता है। तो एवरीथिंग व्हिच इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। ओके, एंड यू नो दैट दिस सिस्टम हैज अ आउटर लेयर। यू नो दैट जैसे हमारे अर्थ का जो आउटर लेयर जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो होगा वो क्या होगा? सराउंडिंग। ओके, तो अगर हम अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो एक सिस्टम है, और इस अर्थ के चारों तरफ जो लेयर जो है वो जो एटमॉस्फेयर जो है, दिस इज द सराउंडिंग। तो यूनिवर्स एक छोटे से पार्ट में भी बिलोंग करता है और एक बड़े सिस्टम में भी बिलोंग करता है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल अच्छा हम दे रहे हैं। यू नो दैट अबाउट एक्वेरियम। एक्वेरियम आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में होता है ना। तो जरा ये बताइए, उस एक्वेरियम में जो फिश जो है, फिश जो है वो क्या है? सिस्टम है। ओके, जो हम लोग एक्वेरियम में जो मछली पालते हैं, जो फिश जो होता है वो उस एक्वेरियम का क्या है? सिस्टम है। और वो जो एक्वेरियम जिसके अंदर फिश रखा हुआ है, वो एक्वेरियम उस फिश के लिए क्या है? सराउंडिंग। और ये सिस्टम और सराउंडिंग ये पूरा मिल करके वो फिश के लिए क्या जनरेट कर रहा है? यूनिवर्स। तो वो एक्वेरियम जो है वो फिश के लिए क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग ये दो चीज मिलकर के ही क्या बनाता है? यूनिवर्स। एंड इट्स डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए वही यूनिवर्स होगा जिसमें वो बिलोंग कर रहा है, और उसके चारों तरफ जो प्रेजेंट है वही उसके लिए क्या है? यूनिवर्स है। ओके, अब जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, जैसे ये बताओ, हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं। अर्थ प्लेनेट जो है वो हमारे लिए क्या है? सिस्टम है। और अर्थ प्लेनेट के चारों तरफ जो स्टार्स हैं और गैलेक्सी है, सैटेलाइट है, वो क्या है? सराउंडिंग है। तो इतने पूरे इस पूरे मतलब पूरे पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं? यूनिवर्स मान लेते हैं ना। लेकिन देखो रियलिटी में ये बोला जाता है कि इस यूनिवर्स के बाहर भी कोई एक दूसरा एक यूनिवर्स है, और ये जो यूनिवर्स जो है वो दूसरे वाले यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो इस तरह से यूनिवर्स जो होता है ये
डिपेंड करता है कि आप सिस्टम और सराउंडिंग किसको आप कंसीडर कर रहे हो. ओके, आई थिंक एवरी वन इज क्लियर अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सबको समझ में आ गया सिस्टम सराउंडिंग के बारे में? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ओके, No, sir. तो दिस इज अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में स्टडी करना है, एंड दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स. ओके, अब देखिए, तो सबसे पहले सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. सिस्टम होता क्या? अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए डिफाइन द सिस्टम, तो देखिए, an assembly of very large number of particles, an assembly of very large number of particles, very large number of particles, an assembly of very large number of particles having a certain value of pressure, having a certain value of pressure. ये आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है? सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, कॉमा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, is called a thermodynamic system, is called a thermodynamic system. Thermodynamic system. ठीक है? तो अगर मान लीजिए अगर किसी ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज सिस्टम, तो आप बताइएगा एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स having a certain value of pressure, volume and temperature is called a thermodynamic system. मतलब कई सारे पार्टिकल्स का जो कलेक्शन जो होता है that is known as a system. You know that this earth is a system. Why? Because in the earth there is belongs to the human beings, animals and plant. तो ये जो अर्थ जो है ये कई सारे चीजों का क्या है, कलेक्शन है, इसलिए हम लोग अर्थ को क्या बोलते हैं, सिस्टम. अब जैसे गैलेक्सी की बात किया जाए, गैलेक्सी भी क्या है, गैलेक्सी भी एक सिस्टम ही है ना, क्योंकि आपको पता है कि गैलेक्सी में स्टार भी है, प्लैनेट भी है, सैटेलाइट भी है और एस्ट्रॉइड्स भी हैं. तो इसका मतलब गैलेक्सी भी क्या हुआ, गैलेक्सी भी तो सिस्टम ही हुआ. ओके, अब यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो यूनिवर्स भी क्या है, वो भी तो एक सिस्टम ही है ना, क्योंकि यूनिवर्स में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, कई सारी चीजें हैं, इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब बहुत सारी चीजें बिलोंग्स करती हैं. तो यूनिवर्स भी क्या है, एक सिस्टम है. मतलब सिस्टम is an assembly of very large number of particles which has certain value of pressure, volume and temperature. और सिस्टम में एक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए. ओके, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टम. सबको समझ में आ गया सिस्टम के बारे में? यस सर. ओके, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? ओके, तो इसका मतलब सिस्टम के बारे में सबको समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है. ओके, अब देखो सराउंडिंग. व्हाट इज सराउंडिंग? तो अगला पॉइंट है अबाउट द सराउंडिंग. सराउंडिंग, अब देखिए सराउंडिंग क्या होता है. एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट. एवरीथिंग everything surrounded a system, everything surrounded a system which can have a direct effect, which can have
a direct effect. Direct effect. Direct effect on the system. Direct effect on the system is called surrounding. Okay, तो सबको समझ में आ गया कि सराउंडिंग क्या होता है. Yes, तो sir. थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग को बेसिकली यही दो चीज के बारे में स्टडी करना है कि पहला सिस्टम क्या होता है और दूसरा सराउंडिंग क्या होता है. तो सिस्टम सबको समझ में आ गया, सराउंडिंग सबको समझ में आ गया. तो सिस्टम के चारों तरफ जो भी आपका जो एक आउटसाइड बाउंड्री है, दिस आउटसाइड बाउंड्री इज नोन एज अ सराउंडिंग. ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लो सपोज आप मान लो घर में रह रहे हो, ठीक है. जिस घर में हम लोग रहते हैं, तो हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर क्या हैं, सिस्टम. और बताओ ये जो घर के बाहर जो मीन्स जो रोड है या घर के बाहर जो भी चीज है वो हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग हुआ ना. और बताओ ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देखो, ये जो हमारा जो घर जो है, द वॉल ऑफ आवर होम इज बिहेव एज अ बाउंड्री. ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देखो एक बाउंड्री भी होता है. ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री भी होता है. ओके, और ये बाउंड्री आपका रिजिड भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है. देयर आर टू टाइप ऑफ बाउंड्री, दिस इज रियल और इमेजिनरी. अब जैसे ये बताओ, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, हमारे घर का जो वॉल जो है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है कि रियल बाउंड्री है? रियल बाउंड्री, यस करेक्ट, बिल्कुल सही. हमारा जो घर का जो वॉल जो है, हमारे घर की जो दीवार जो है, दिस इज अ रियल बाउंड्री ना. ओके, आप देखिए. Prashant, sorry to interrupt. So the class will end by 9:25. ओके ओके, So यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है. आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए सर, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं सर. ओके 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 सर. देन दिस इज अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो देखो बेसिकली मैंने आज आप लोग को ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है. थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो चीज से मिलकर बना हुआ है, सिस्टम सराउंडिंग. और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री. एंड बाउंड्री बेसिकली टू टाइप्स, पहला होता है रियल बाउंड्री और दूसरा होता है इमेजिनरी बाउंड्री. ओके, everyone clear about it? Any question, any doubt? किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके ओके No, sir. ओके. तो आप लोग का देखो यही होमवर्क है, आप लोग इसको एक बार खुद से भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है. एक बार खुद से भी आप लोग इसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है. कोई डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा. और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन.